जरा सोचे, अगर आज के दौर में किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ अचानक से ये फरमान जारी कर दें कि उसकी जो पूरी लीडरशिप टीम है उनकी वफादारी परखने के लिए उन पर छिपकर जासूस छोड़े जाएंगे। अच्छा। हाँ, मतलब उन्हें गुप्त रूप से रिश्वत की पेशकश की जाएगी या उन्हें डराकर देखा जाएगा, तो क्या होगा? मुझे लगता है कि कुछ ही घंटों में उस सीईओ को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, पक्की बात है। बिल्कुल। लेकिन आज से लगभग 2300 साल पहले एक व्यक्ति ने शासन और प्रशासन का एक ऐसा मैनुअल लिखा था जिसमें साफ तौर पर यह चेतावनी दी गई थी कि अगर कोई शासक ऐसा नहीं कर रहा है ना, तो उसका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। वाओ। हाँ, तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण या इस डीप डाइव का जो केंद्र बिंदु है वो वही दस्तावेज है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व का प्राचीन भारतीय ग्रंथ कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और पता है, इस ग्रंथ को अगर हम आज के नजरिए से देखें ना, तो ये महज इतिहास की कोई धूल खाई हुई किताब नहीं है। सही कहा। हमारे पास आज जो स्रोत मौजूद हैं, मतलब जिनमें इग्नू की विस्तृत अध्ययन सामग्री है, आधुनिक मैनेजमेंट के रिसर्च पेपर्स हैं और 1915 में आर श्याम शास्त्री द्वारा किया गया वो ऐतिहासिक अनुवाद भी शामिल है। राइट। तो ये सारी स्रोत एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। इन सबको एक साथ रखकर देखने पर ऐसा लगता है जैसे हम किसी टॉप टियर एमबीए पाठ्यक्रम और एक बेहद सस्पेंसफुल जासूसी थ्रिलर के मिश्रण को किसी आधुनिक ऑडियो बुक के रूप में सुन रहे हों। अरे वाह क्या तुलना है, एक ऑडियो बुक जो हजारों साल पुरानी है। एग्जैक्टली। मतलब इसमें 15 अधिकरण और 150 अध्याय हैं जो पूरी की पूरी एक सभ्यता को चलाने का ऑपरेटिंग सिस्टम पेश करते हैं। ठीक है, तो आइए इसके हर पहलू को खोलकर समझते हैं। इस डीप डाइव का हमारा मिशन सिर्फ इन पुराने पन्नों को पलटना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम उन कालजयी और अचूक सिद्धांतों को डीकोड करना चाहते हैं जो आज भी आज के कॉर्पोरेट जगत या प्रशासन में उतने ही सटीक बैठते हैं जितने मौर्य काल में थे। तो जब भी शासन और कूटनीति की बात आती है और कौटिल्य का नाम उठता है, तो अक्सर एक तुलना अपने आप सामने आ जाती है। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। 16वीं सदी के इतालवी विचारक निकोलो मैकियावेली और उनकी प्रसिद्ध किताब द प्रिंस से। मतलब कौटिल्य को बहुत आसानी से भारत का मैकियावेली कह दिया जाता है। ऐतिहासिक और अकादमिक हलकों में यह तुलना बहुत ही आम है। लेकिन हमारे जो स्रोत हैं उनका गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यह तुलना पूरी तरह से बेमानी है। मतलब एक प्रमुख शोधकर्ता ने बहुत सटीक टिप्पणी की है इस पर। अच्छा, क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि मैकियावेली के द प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से करना एक टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी की तुलना सीधे दोपहर के सूरज से करने जैसा है। ओहो, मतलब इतना बड़ा फर्क है। बिल्कुल। ये विरोधाभास सच में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि देखिए, दोनों ही विचारकों को हम यथार्थवादी या रियलिस्ट मानते हैं। हाँ, वो तो है। दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि सत्ता कैसे हासिल की जाए और उसे कैसे बनाए रखा जाए। तो फिर इतना जमीन आसमान का फर्क कैसे आ गया दोनों में? फर्क उनके काम के पीछे की मूल प्रेरणा और उनके दायरों में है। देखिए, मैकियावेली का जो दृष्टिकोण था वो मुख्य रूप से राजा केंद्रित था। राजा केंद्रित मतलब किंग सेंट्रिक। हाँ, द प्रिंसेस असल में एक नौकरी पाने के लिए लिखा गया एक रेज्यूमे या कह लें एक मैनुअल था, जहां सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि एक शासक अपनी कुर्सी कैसे बचाए। राइट। जहाँ उनका वो मशहूर सिद्धांत आता है कि लक्ष्य साधनों को उचित ठहराता है या एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। एग्जैक्टली। इसके ठीक विपरीत अगर हम इस ऑडियो बुक के पन्ने पलटें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र समाज और राज्य की संपूर्ण वास्तुकला पर आधारित है। ये जन केंद्रित है, पीपल सेंट्रिक है। अर्थशास्त्र के पहले ही हिस्से में कौटिल्य स्पष्ट करते हैं कि राज्य का आधार 4 विद्याएं हैं। अच्छा, कौन सी 4 विद्याएं? आन्वीक्षिकी यानी दर्शन, त्रयी यानी वेद, वार्ता जिसका मतलब है अर्थशास्त्र और कृषि, और दंड नीति यानी शासन और न्याय। रुकिए 1 मिनट, ये थोड़ी भारी जानकारी हो गई। हाँ, मैं समझाती हूँ। आन्वीक्षिकी, वार्ता, त्रयी, इन भारी भरकम शब्दों को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मतलब क्या कौटिल्य ये कह रहे हैं कि एक राज्य को चलाने के लिए दर्शन शास्त्र और खेतीबाड़ी का ज्ञान भी उतना ही जरूरी है जितना कि पुलिस या सेना था होना? इसे बिल्कुल इसी तरह से समझा जाना चाहिए। कौटिल्य का मानना था कि एक शासक जो सिर्फ दंड या शक्ति के दम पर राज करता है ना, वो कभी सफल नहीं हो सकता। अच्छा। उसे सही और गलत का अंतर समझने के लिए दर्शन चाहिए, समाज के नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए वेद चाहिए,
और सबसे जरूरी बात, अर्थव्यवस्था। हाँ, राज्य का खजाना भरने और जनता को रोजगार देने के लिए अर्थशास्त्र और कृषि का ज्ञान चाहिए। इन सब के संतुलित उपयोग से ही योगक्षेम संभव है। योगक्षेम? हाँ, योगक्षेम यानी जनता का शांतिपूर्ण कल्याण। यार, मुझे यहाँ एक चीज परेशान कर रही है। क्या? एक तरफ हम योगक्षेम और जनता के कल्याण जैसी बहुत ही आदर्शवादी बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कौटिल्य के कट्टर यथार्थवाद के सामने मैकियावेली की किताब एकदम हानिरहित और मासूम लगती है। हाँ, ये एक बहुत ही मशहूर कोट है उनका। तो अगर कौटिल्य इतने ही जनकल्याण की बात कर रहे हैं, तो मैक्स वेबर को वे इतने खतरनाक और निर्मम क्यों लगे? इन दोनों बातों में तालमेल कैसे बैठेगा? वेबर का ये नजरिया कौटिल्य के उस कठोर तंत्र पर आधारित है जो इस योगक्षेम की रक्षा के लिए बनाया गया था। देखिए, कौटिल्य आदर्शवाद और यथार्थवाद का एक बहुत ही दुर्लभ मिश्रण पेश करते हैं। मतलब? शुरुआत में आपने जिस गुप्त परीक्षण का जिक्र किया था ना, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो सीईओ वाला? हाँ, कौटिल्य ने राज्य के ऊंचे पदों पर बैठे मंत्रियों की सत्यनिष्ठा परखने के लिए 4 प्रलोभन, धर्म, अर्थ, काम और भय का इस्तेमाल करने की सलाह दी। वाओ, मतलब बकायदा टेस्ट लिए जाते थे। बिल्कुल, यानी एक मंत्री के पास गुप्त रूप से किसी को भेजकर ये देखा जाता था कि क्या वो भारी रिश्वत के लालच में आ जाएगा, जो कि अर्थ हुआ। हाँ, या क्या वो किसी शारीरिक प्रलोभन यानी काम में फंस जाएगा, या फिर अपनी जान के डर से मतलब भय से राज्य से गद्दारी कर बैठेगा। ये जो निर्मम जासूसी और परीक्षण की व्यवस्था है ना, यही वेबर जैसे विचारकों को हैरान कर देती है। ये तो वाकई किसी आधुनिक खुफिया एजेंसी की सबसे डार्क प्लेबुक जैसा लगता है ना? लेकिन हमारे स्रोत एक और बात बहुत स्पष्ट करते हैं कि इस बेतहाशा शक्ति और चालाकी का इस्तेमाल सिर्फ किसी सनक या अंधाधुंध विस्तार के लिए नहीं था। बिल्कुल सही कहा आपने। और कौटिल्य खुद लिखते हैं कि केवल लूटपाट या विनाश के लिए किए गए युद्ध नैतिक रूप से निंदनीय हैं। इस शक्ति का एकमात्र उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप का राजनीतिक एकीकरण और एक स्थिर राज्य की स्थापना था। और स्थिरता किसी भी बड़े साम्राज्य की पहली शर्त होती है। और एक विशाल एकीकृत राज्य को सिर्फ दर्शन और जासूसी से तो नहीं चलाया जा सकता ना। जाहिर है एक सिस्टम चाहिए होगा। एग्जैक्टली। इसके लिए जमीन पर एक जबरदस्त प्रशासनिक मशीनरी की जरूरत होती है। उनका जो द्वितीय अधिकरण है, जिसे अध्यक्ष प्रचार कहा गया है, उसमें जो प्रशासनिक ढांचा मिलता है वो आज के समय में भी हैरान कर देने वाला है। मैंने भी जब वो हिस्सा पढ़ा था तो मैं दंग रह गया था। हाँ, उसमें शासन को चलाने के लिए 27 अलग अलग अध्यक्षों या कह लीजिए सुपरिंटेंडेंट्स का जिक्र है। ये हिस्सा पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बहुत बड़ी आधुनिक कॉरपोरेशन का ऑर्ग चार्ट देख रहा हूँ। हाँ, एकदम एक ऑर्ग चार्ट की तरह ही है वो। इसमें हर छोटी बड़ी चीज के लिए एक विभाग है। उदाहरण के लिए सीताध्यक्ष जो कृषि देखता है, आक्राध्यक्ष जो खदानों का प्रभारी है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाले पद तो वो हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि ये आज के आधुनिक युग की देन है। जैसे एक मुद्राध्यक्ष है। ये अधिकारी आज के पासपोर्ट और वीजा विभाग के प्रमुख की तरह काम करता था। मतलब 2300 साल पहले पासपोर्ट कंट्रोल। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन इस व्यवस्था के पीछे के तर्क को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर 3री सदी ईसा पूर्व में मुद्रा या पास की जरूरत क्यों पड़ी। हाँ, क्यों पड़ी होगी? ये सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए नहीं था। एक शक्तिशाली राज्य को हमेशा बाहरी जासूसों के घुसने और अपने राज्य के कुशल कारीगरों के पलायन का डर रहता है। ब्रिन रोकने के लिए? बिल्कुल। मुद्राध्यक्ष ये सुनिश्चित करता था कि कोई भी अवांछित व्यक्ति बिना अनुमति के राज्य में न आए और कोई भी मूल्यवान संपत्ति या जानकारी बाहर न जाए। साथ ही इससे व्यापारियों की आवाजाही को भी ट्रैक किया जाता था ताकि उनसे सही तरीके से टोल या कर वसूला जा सके। और एक सूराध्यक्ष भी था जो शराब या आबकारी विभाग को कंट्रोल करता था। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक सीधा सा सवाल आता है। पूछिए। आज के समय में हम मुक्त बाजार या फ्री ट्रेड को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हैं, लेकिन कौटिल्य तो हर चीज पर राज्य का नियंत्रण बिठा रहे थे, शराब से लेकर नापतोल तक। तो क्या इतने भयंकर माइक्रो मैनेजमेंट और सरकारी हस्तक्षेप से व्यापार और अर्थव्यवस्था का दम नहीं घुट जाता होगा? प्रथम दृष्टया तो ये विचार आ ही सकता है कि ये व्यवस्था व्यापार विरोधी थी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन स्रोतों का गहन अध्ययन बताता है कि कौटिल्य का लक्ष्य व्यापार को रोकना नहीं, बल्कि बाजार की खामियों को दूर करना था। वो कैसे?
उन्होंने देखा कि अगर आवश्यक वस्तुओं को सिर्फ निजी व्यापारियों के भरोसे छोड़ दिया जाए तो वे जमाखोरी करेंगे और संकट के समय मनमानी कीमतें वसूलेंगे। ब्लैक मार्केटिंग, राइट? हाँ, इसलिए उन्होंने कुछ खास चीजों पर राज्य का एकाधिकार या मोनोपोली स्थापित की। इसके साथ ही कौटिल्य ने श्रम के शोषण को रोकने के लिए उचित मजदूरी तय की और अत्यधिक ब्याज वसूली, जिसे अंग्रेजी में यूजरी कहते हैं, उसका कड़ा विरोध किया। अच्छा। वे एक ऐसा बाजार चाहते थे जहां छोटे कारीगर और आम जनता सुरक्षित रहें। मतलब दूसरे शब्दों में वे व्यापारियों को व्यापार करने की पूरी आजादी दे रहे थे, लेकिन जनता को लूटने की नहीं। एग्जैक्टली। और इसके प्रमाण अर्थशास्त्र में साफ दिखाई देते हैं, जहां वे विदेशी व्यापारियों के लिए सुरक्षित जलमार्ग और सड़कें बनाने पर जोर देते हैं। राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए उन्होंने करों का विविधीकरण किया डाइवर्सिफाइड टैक्सेस और अकाल के समय के लिए अनाज के भंडारण में होता था। ये पूरी तरह से एक आधुनिक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट का खाका है। ये एक बहुत ही शानदार और समृद्ध व्यवस्था लगती है, लेकिन हम इंसान हैं। हाँ, वो तो है। जहां भी इतनी बड़ी नौकरशाही होगी, इतनी सत्ता होगी और अपार धन होगा, वहां भ्रष्टाचार दीमक की तरह लगी जाता है। बिल्कुल सही बात है। और यहीं पर इस ऑडियो बुक का सबसे रोमांचक और थोड़ा डार्क हिस्सा शुरू होता है। चौथा अधिकरण, कंटक शोधन, यानी कांटों को हटाना। जब हम इस हिस्से को सुनते या पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी बेहद सख्त एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच रिपोर्ट पढ़ रहे हों। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। कौटिल्य की राज्य व्यवस्था में खजाने को राज्य की जीवन रेखा माना गया है। उनका स्पष्ट मत था कि सभी उपक्रम वित्त पर निर्भर करते हैं। मतलब बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। अगर खजाना खाली हो गया तो ना सेना बचेगी, ना कल्याणकारी योजनाएं। इसलिए सरकारी धन का गबन उनके नजरों में केवल एक आर्थिक अपराध नहीं था, बल्कि ये सीधे तौर पर राज्य की नींव पर हमला था। आपको पता है, मैंने पढ़ा कि कौटिल्य ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा पैसे चुराने या गबन करने के 40 अलग-अलग तरीकों की पूरी सूची दी है। हाँ, पूरे 40 तरीके। 40 तरीके। और वे तरीके आज भी कितने प्रासंगिक लगते हैं। जैसे कि जो पैसा आज खजाने में जमा होना चाहिए उसे कल की तारीख में दिखाना, ताकि बीच के समय में उस पैसे का कहीं और इस्तेमाल किया जा सके। बहुत ही चालाकी भरा। या फिर वास्तविक लाभार्थी की जगह किसी कागजी या फर्जी इंसान का नाम दर्ज करके पैसा निकाल लेना। ये तो पूरी तरह से फाइनेंशियल फॉरेंसिक है। और इस फॉरेंसिक को समझाने के लिए कौटिल्य ने जो एनालॉजी या रूपक इस्तेमाल किए हैं ना, वे मनोविज्ञान की गहरी समझ को दर्शाते हैं। कौन से रूपक? वे लिखते हैं कि जैसे जीभ पर रखे शहद या जहर को न चखना लगभग नामुमकिन है, वैसे ही सरकारी पैसे के इर्द गिर्द रहने वाले अधिकारी के लिए थोड़ा बहुत पैसा न चखना नामुमकिन है। अरे वाह, ये तो बहुत ही डीप है। और एक और जगह वे कहते हैं कि जैसे पानी में तैरती मछली कब पानी पी लेती है ये कोई नहीं देख सकता, वैसे ही सरकारी कर्मचारी कब खजाने से पैसा गबन कर लेते हैं ये पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये वाकई कमाल की एनालॉजी है। व्हाइट कॉलर क्राइम का 2000 साल पुराना और इतना सटीक विश्लेषण। लेकिन जब सजा की बात आती है तो ये ऑडियो बुक अचानक से किसी हॉरर स्टोरी में बदल जाती है। हाँ, सजाएं तो बहुत कठोर थीं। स्रोतों में लिखा है कि धोखाधड़ी या राजद्रोह के लिए अंग भंग कर दिया जाता था, जीभ या हाथ काट दिए जाते थे, और कुछ गंभीर अपराधों के लिए कुंभी पाक यानी अपराधी को किसी बड़े बर्तन में डालकर जिंदा जला देने जैसी सजा का प्रावधान था। मुझे ये समझने में सचमुच संघर्ष करना पड़ रहा है। एक तरफ हम कल्याणकारी राज्य की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। क्या यह न्याय है या महज एक क्रूर तानाशाही? देखिए, आज के मानवाधिकारों के नजरिए से यह अत्यधिक क्रूर लग सकता है, लेकिन इस सख्ती के पीछे के तर्क और उस युग के संदर्भ को समझना होगा। तो इसके पीछे का तर्क क्या था? कौटिल्य ने शासक के स्वभाव और दंड व्यवस्था पर बहुत स्पष्ट लिखा है। उनका मानना था कि जो राजा बिना सोचे समझे बहुत कठोर दंड देता है, जनता उससे नफरत करने लगती है और अंततः विद्रोह कर देती है। ठीक है। दूसरी ओर जो राजा बहुत नरम होता है, उसका समाज में तिरस्कार होता है और व्यवस्था चरमरा जाती है। इसलिए दंड हमेशा अपराध के अनुपात और न्याय संगत होना चाहिए। तो फिर इन खौफनाक सजाओं का असली उद्देश्य क्या था? अगर ये न्याय संगत थी तो इतनी डरावनी क्यों? इसका जवाब कंटक शोधन शब्द में ही छिपा है।
कांटों को हटाना। हाँ, कौटिल्य के अनुसार समाज में मौजूद जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, मिलावटखोर व्यापारी हैं, धोखेबाज और चोर हैं, वो असल में समाज के शरीर में चुभे हुए कांटे हैं। जो आम कारीगर और सीधा साधा नागरिक है, वो इन कांटों के कारण हमेशा दर्द में रहता है। समझ रहा हूँ। तो राज्य का ये सर्वोच्च कर्तव्य या धर्म है कि वो इन कांटों को बेदर्दी से खींचकर बाहर निकालें। सजा की ये चरम कठोरता असल में एक निवारक या डिटरेंट के रूप में काम करती थी, ताकि आम जनता बिना किसी शोषण के भय के अपना जीवन यापन कर सके। चलिए, आंतरिक सुरक्षा और भ्रष्टाचार की ये व्यवस्था तो समझ में आती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो राज्य जितना समृद्ध होता है ना, वो अपने पड़ोसियों के लिए उतना ही बड़ा निशाना बन जाता है। बिल्कुल, बाहरी खतरे हमेशा रहते हैं। तो इस बाहरी खतरे से निपटने के लिए कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति का जो सिद्धांत दिया, जिसे मंडल सिद्धांत या मंडाला थ्योरी कहा जाता है, वो इस ग्रंथ का एक और मास्टरपीस है। बहुत ही शानदार सिद्धांत है वो। इसे अक्सर शतरंज की बिसात कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये शतरंज से कहीं ज्यादा एक हाई स्कूल कैंटीन के डायनामिक्स जैसा है। हाँ, ये एक बहुत ही रोचक और सटीक उपमा है। मंडल सिद्धांत पूरी तरह से इस मनोवैज्ञानिक और भौगोलिक यथार्थ पर आधारित है कि सत्ता और शक्ति का टकराव कहाँ होगा। बिल्कुल, जैसे कैंटीन में आप उसी इंसान से कोनी टकराने पर बहस करते हैं जो आपके ठीक बगल में बैठा हो। एकदम सही। कौटिल्य कहते हैं कि आपका पड़ोसी राज्य आपका स्वाभाविक शत्रु है, क्योंकि आपकी सीमाएं टकराती हैं और जमीन या पानी को लेकर विवाद होना तय है। लेकिन जो व्यक्ति आपके दुश्मन के दूसरी तरफ बैठा है, यानी शत्रु का शत्रु, वो आपका स्वाभाविक मित्र बन जाता है, क्योंकि आप दोनों का निशाना एक ही बीच वाला व्यक्ति है। ये इतना साधारण लेकिन इतना चूक अंतर्राष्ट्रीय नियम है। और इसी मंडल सिद्धांत के घेरे में राज्य की विदेश नीति तय होती थी। हमारे स्रोतों में 7वें अधिकरण के तहत षड्गुण्य यानी 6 सूत्रीय नीति का विस्तृत विवरण है। 6 सूत्रीय नीति? हाँ, 6 फोल्ड पॉलिसी। ये नीतियां हैं शांति या संधि, युद्ध यानी विग्रह, तटस्थता जिसे आसन कहा गया है, सैन्य अभियान के लिए कूच करना यानी यान, गठबंधन या संश्रय, और दोहरी नीति जिसे द्वैधी भाव कहते हैं। इन 6 नीतियों में से अगर किसी एक को गहराई से समझना हो ना, तो वो द्वैधी भाव या दोहरी नीति है। हाँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कितनी चालाकी भरी रणनीति है। एक ही समय में एक कमजोर शत्रु के साथ शांति समझौता कर लेना, ताकि पूरी सेना और संसाधनों को दूसरे मोर्चे पे किसी मजबूत शत्रु को खत्म करने में लगाया जा सके। बिल्कुल। ये दिखाता है कि युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि दिमाग से लड़े जाते थे। और युद्ध के मैदान की बात करें तो वहां भी रणनीति चरम पर थी। अर्थशास्त्र में सेना की अलग अलग व्यूह रचनाओं का विवरण है। स्थिति और जमीन के आधार पर सेना को मगरमच्छ, सांप या वज्र के आकार में खड़ा किया जाता था। बहुत ही टैक्टिकल। हाँ, लेकिन कौटिल्य की सबसे बड़ी सामरिक प्रतिभा युद्ध जीतने के बाद दिखाई देती है। 13वें अधिकरण में वे स्पष्ट करते हैं कि सैन्य विजय के बाद एक विजेता को क्या करना चाहिए। हाँ, और मुझे लगता है ये हिस्सा शायद आज के कई आधुनिक देशों को भी पढ़ना चाहिए, जो दूसरे देशों में जाके उलझ जाते हैं। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। कौटिल्य सलाह देते हैं कि जीत के बाद खून खराबा या अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। विजेता को चाहिए कि वो पराजित राजा के दुर्गुणों को अपने सद्गुणों से ढक दें, और सबसे अहम बात, उसे जीते गए नए राज्य की स्थानीय संस्कृति, उनके देवी देवताओं और उनके रीति रिवाजों का पूरा सम्मान करना चाहिए। और यही वो बिंदु है जो कौटिल्य को महज एक आक्रामक सेनापति से उठाकर एक महान स्टेट्समैन और रणनीतिकार बनाता है। वे जानते थे कि तलवार के जोर पर आप जमीन जीत सकते हैं, लेकिन लोगों का भरोसा नहीं। सही बात है। अगर आप स्थानीय लोगों की मान्यताओं का अपमान करेंगे तो हमेशा के लिए एक विद्रोही राज्य को जन्म देंगे। कूटनीति, जासूसी और सामरिक चालों का ये पूरा जाल सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं बुना गया था, बल्कि अंततः युद्ध के बाद एक स्थायी शांति और व्यवस्था की बहाली के लिए था। तो इन तमाम स्रोतों और इस लंबी चर्चा को अगर एक सूत्र में पिरोया जाए तो ये साफ दिखता है कि कौटिल्य कोई ऐसे दार्शनिक नहीं थे जो किसी एकांत गुफा में बैठकर बस खोखले आदर्श लिख रहे हों। बिल्कुल नहीं, वे बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे। वो एक ऐसे मास्टर आर्किटेक्ट थे जिनके पैर पूरी तरह से वास्तविकता की जमीन पर टिके थे। उन्होंने अर्थशास्त्र में जो कुछ भी लिखा वो इंसानी फितरत की कमजोरियों और ताकतों की बहुत गहरी समझ पर आधारित है। उनकी सबसे बड़ी सीख यही है कि नीतियां वही सफल होती हैं जो व्यावहारिक हों। नैतिक नेतृत्व या धर्म राज्य का आधार होना चाहिए, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कठोर यथार्थवाद का टूल किट भी शासक के पास होना जरूरी है। और यही बात
इस प्राचीन ग्रंथ को आज भी प्रासंगिक बनाती है। किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो कोई स्टार्टअप चला रहा हो, किसी कॉर्पोरेट टीम को लीड कर रहा हो या बस अपनी जिंदगी में रणनीतिक फैसले ले रहा हो, ये ग्रंथ एक ऐसी ऑडियो बुक के समान है जिसके अध्याय कभी पुराने नहीं पड़ते। बिल्कुल सही कहा। इसमें नैतिकता, सतर्कता और यथार्थवाद का जो संतुलन है ना, वो हमेशा कारगर रहेगा। और इस तरह के प्राचीन ज्ञान को सिर्फ अतीत का हिस्सा मानकर दरकिनार कर देना हमारी अपनी समझ को सीमित करना है। जब हम इसे बहुआयामी दृष्टिकोण से विश्लेषित करते हैं तो ये शासन और मानव मनोविज्ञान के कई अनसुलझे सवालों के जवाब देता है। और अब इस विश्लेषण के अंत में एक ऐसा विचार जिस पर सच में गहराई से सोचने की जरूरत है। हमने देखा कि कैसे कौटिल्य ने अपने समय के भौगोलिक यथार्थ और सीमाओं के आधार पर मंडल सिद्धांत का निर्माण किया, जहां पड़ोसी राज्य को सबसे बड़ा खतरा माना गया क्योंकि जमीनें टकराती थीं। लेकिन आज इस हाइपर कनेक्टेड, ग्लोबलाइज्ड और डिजिटल युग में, जहां भौतिक सीमाओं से ज्यादा डेटा ही सबसे बड़ी संपत्ति है, स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। बिल्कुल बदल चुकी हैं। आज साइबर युद्ध कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि एक डरावनी असलियत है। जरा सोचिए, अगर कौटिल्य आज के समय में जिंदा होते तो क्या वे इंटरनेट और सोशल मीडिया की इस अदृश्य दुनिया के लिए एक नया डिजिटल मंडल सिद्धांत लिखते? वाह, ये सोचने वाली बात है। एक ऐसी दुनिया जहां सरहदें नक्शे पर नहीं बल्कि सर्वर रूम्स में टकराती हैं, जहां हमारा डिजिटल बॉर्डर दुनिया के हर इंसान और हर मशीन को एक साथ छू रहा है। तो इस नई दुनिया में हमारा स्वाभाविक शत्रु कौन है और स्वाभाविक मित्र कौन? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम अपनी स्क्रीन बंद करने के बाद भी खुद से पूछ सकते हैं।